हम स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्कस कर रहे थे अपने यूपी स्पेसिफिक एग्जाम सीरीज में, जहाँ पे हम स्टेट पीसीएस यूपी को फोकस कर रहे हैं। और उसी स्टेट स्पेसिफिक में हमने गवर्नर को डिस्कस कर लिया है, यहाँ के लेजिस्लेचर को डिस्कस कर लिया है। और आज स्टेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम कहें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं और दूसरी आती है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जिसमें चीफ मिनिस्टर आते हैं। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूँ आपका चहल अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग स्टेट स्पेसिफिक पॉलिटी यूपी सीरीज की ओरिएंटेशन के साथ यहाँ पर एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। और आज उसी में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसी के साथ ही हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे चीफ मिनिस्टर को। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि यूनियन की अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वैसे ही स्टेट में भी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। जैसे कि यूनियन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं प्रधानमंत्री, वैसे स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विश्वविख्यात इस समय व्यक्तित्व है अपने आप में, नाम में श्रीमान माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और उनके साथ आज हम डिस्कस करेंगे यूपी के चीफ मिनिस्टर को, और जिस काउंसिल को वो हेड करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पहले उस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आता है 163, और 163 के क्लॉज 1 में, आर्टिकल 163 के क्लॉज 1 में हमको स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन मिलता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द सीएम एज हेड। तो आर्टिकल 163 ही प्रोविजन कर देती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होंगे वो सीएम होंगे। और सीएम कौन होते हैं? वो नेता पक्ष होते हैं जनरली, सामान्य रूप से। और जो गवर्नमेंट को हेड कर रहे होते हैं वो चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द सीएम एज हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन except insofar as he by or under is the constitution required to exercise his function or any of them in his discretion। अब इस बात को समझ लीजिए, एक डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है? विवेकाधीन शक्ति होती है। कुछ विवेकाधीन शक्ति गवर्नर को दी गई है। इन विवेकाधीन शक्तियों से अलग, अर्थात वह विवेकाधीन शक्ति जिसपे गवर्नर, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करना चाहते हैं, या उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी पावर दी है कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस की आपको आवश्यकता नहीं रहती है। तो जब एड एंड एडवाइस की आपको आवश्यकता नहीं रहती, जैसे कि हमने आर्टिकल 356 को डिस्कस करा था, आर्टिकल 356 को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपको पता लगा था कि गवर्नर अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन भेजेंगे प्रेसिडेंट को, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन को लेकर प्रपोजल देंगे कि यहाँ पे क्या अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए अथवा नहीं। तो जब वो रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को भेजे हैं तो वहां पे एड एंड एडवाइस यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन की एड एंड एडवाइस की उनको आवश्यकता नहीं है। यह उनकी डिस्क्रिशनरी पावर। तो अगर इस डिस्क्रिशनरी पावर्स को हटा दिया जाए सामान्य रूप से, तो सामान्य रूप से प्रोसेस ये है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, वो किस लिए बनी है? टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन। अब हमको ये पता है कि राज्य के जितने भी कार्यकारी शक्ति हैं, राज्य की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किसके नाम से चलती है? तो गवर्नर के नाम से चलती है। उस गवर्नर को एड एंड एडवाइस कौन करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। सीधी सी बात ये है कि गवर्नर के नाम से जो भी एग्जीक्यूटिव पावर राज्य में इंप्लीमेंट करी जाती है, या ऑर्डर पास करा जाता है, या कोई भी एक्शन लिया जाता है, इसमें गवर्नर का नाम होता है। अल्टीमेटली उसका रिकमेंडेशन, उसका संशोधन कहाँ से आ रहा है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास से आ रहा है। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो प्रोविजन होता है वो आर्टिकल 163 क्लॉज 1 में होता है। तो अब हमको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन हमको संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 163 के क्लॉज 1 में उपभाग संभाग ए में हमको यह प्रावधान देखने को मिलता है। और काम क्या करती है? टू एड एंड एडवाइज, राष्ट्रपति को एड करेगी, सहायता देगी, और एडवाइस, परामर्श देगी। सॉरी, गवर्नर को एड करेगी, सहायता करेंगी और परामर्श देंगे। किसको? राज्यपाल को। इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, उनके कार्य का निष्पादन करने में। इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, तो राज्यपाल को उसके कार्य का निष्पादन करने में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य की मंत्रिपरिषद, एड करेगी, सहायता देगी और परामर्श देगी, ताकि राज्यपाल सुगम तरीके से अपना कार्य कर पाए। अब राज्यपाल सुगम तरीके से अपना कार्य कर पाए क्योंकि राज्य के सारे काम, एग्जीक्यूटिव के सारे काम राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो फेस है वो राज्यपाल होंगे, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। क्योंकि जहां पे राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर्स क्लैश नहीं कर रही है, और जहां पे संविधान का प्रावधान ये कहता है कि आपको मंत्रिपरिषद की एड एंड
एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। अगर राज्यपाल वहां पर एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो ये एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन का केस बनता है। और इस वायलेशन में जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, अगर वह हटा लिया जाता है तो गवर्नर को उनके पद से हटा दिया जाएगा। और हमको पता है कि गवर्नर को उनके पद से हटाने के लिए, जैसे कि आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है, ऐसी कोई प्रक्रिया राज्य के राज्यपाल के संबंध में नहीं है। तो ऐसी कोई प्रक्रिया राज्य के राज्यपाल के संबंध में नहीं है। यह भी एक पता लगता है कि हम ट्रू फेडरेशन में या 100% फेडरेशन कंट्री के रूप में या कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम लोग स्थापित नहीं है। और अगर हम लोग स्थापित नहीं है तो यह भी कुछ सही है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा तक सही है कि हम लोग वास्तविक संघ नहीं बन सकते। अगर हम वास्तविक संघ बने तो राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार देना पड़ेगा। और भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो कि हमारा भौगोलिक जो परिक्षेत्र है, जो हमारी भौगोलिक सीमाएं हैं, जो हमारा भौगोलिक दृश्य है, वो हमको इस बात की आज्ञा नहीं देता। नहीं तो अगर हमको इस बात की आज्ञा मिल जाए कि हम पूर्ण संघ के रूप में अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर देते हैं और राज्यों को संघ से बाहर निकलने की अनुमति हो जाती है, तो भारत को खंडित करने में जो शक्तियां लगी हुई हैं उनकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि राज्य भारत से अलग होना स्टार्ट कर देंगे। 2-3 राज्य तो वर्ष पर खड़े हुए हैं कि अगर हम पूर्ण संघ होते तो शायद अब तक वहां पे रिवोल्ट या रेवोल्यूशन हो गया होता। एक्सेप्ट इन सो फार, तो हमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन कहाँ मिलता है? तो आर्टिकल 161 के क्लॉज 1 में हमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन मिलता है। अब आगे की ओर देखते हैं। आर्टिकल 163 क्लॉज 2 क्या कहता है? इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ मैटर इज और नॉट अ मैटर, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रश्न मैटर, कोई विषय इज है या नहीं है, अ मैटर एज रेस्पेक्ट विद गवर्नर, गवर्नर के संबंध में बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन द डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल। अगर कोई ऐसा मैटर है जिस मैटर में उनको अपने विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार निर्णय लेना है, तो वह उस विषय के संबंध में गवर्नर के द्वारा लिया गया निर्णय ही अपने आप में अंतिम निर्णय माना जाएगा। और उस कहते हैं कि उसकी वैधानिक संबद्धता, वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। और इस प्रकार अपनी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत गवर्नर जो भी निर्णय लेंगे उसकी जो वैलिडिटी है उस पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है कि वह उचित है अथवा नहीं उचित है। उसकी मान्यता अमान्यता के किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो अगर गवर्नर आर्टिकल 356 के अंतर्गत रिकमेंडेशन देते हैं राष्ट्रपति को कि हाँ राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की स्थिति आ चुकी है, संवैधानिक ब्रेकडाउन की स्थिति आ चुकी है, तो फिर इस स्थिति में उनके द्वारा जो डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत डिसीजन लिया गया है उसमें किसी प्रकार से उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो अगर इन दो स्लाइड्स का हम लोग मर्म देखें कि कुछ संदर्भ क्या निकलता है, तो संदर्भ ये निकल रहा है कि 163(1) ये कह रही है, 161 का क्लॉज ये कह रहा है कि राज्य की एक मंत्री परिषद होगी और ये मंत्री परिषद राज्यपाल को उनके कार्य के निष्पादन करने में सहायता करेगी और परामर्श देगी। लेकिन यहाँ पे कुछ विषय ऐसे होंगे जिसमें राज्यपाल को अपनी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्ति दी गई है और उन विवेकाधीन शक्तियों के इतर उन विवेकाधीन शक्तियों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के अनुसार कार्य नहीं करने की स्वतंत्रता यहाँ पे मिलती है अपनी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत। राइट, अब तीसरी स्लाइड देखते हैं। तो 163 क्या कहता है? तो 161 प्रोविजन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का और 163 क्लॉज 2 प्रोविजन करता है आर्टिकल 163 का संभाग 2। यह प्रावधान करता है कि गवर्नर को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर लेने की यहाँ पे शक्ति दी गई है और डिस्क्रिशनरी विषय में, अपनी विवेकाधीन शक्तियों के विषय में जब गवर्नर अपना निर्णय लेंगे तो उसमें जो उसकी वैलिडिटी है, जो उसकी मान्यता है, उस पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। अर्थात जो डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत उन्होंने अपने निर्णय लिए हैं वह अंतिम होंगे। अब 163 क्लॉज 3 क्या कहता है? द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू द कोर्ट। अब ध्यान दीजिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 356 यूपी के करंट अफेयर्स में। हम जब डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 356 यूपी के करंट अफेयर्स में, तो हमने वहां पे डिस्कस करा था आर्टिकल 74 क्लॉज 2। अब 74 क्लॉज 2 क्या कह रहा था? 74 क्लॉज 2 ये कह रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुन रहे थे तो 74 का क्लॉज 2 ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायपालिका के पास ये अधिकार नहीं है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को करी है उसको न्यायपालिका के समक्ष
उद्घोषित खोला जाए, उल्लेखित करा जाए, या न्यायपालिका को पता जाए कि भाई किस किस बेस पर हमने रिकमेंडेशन दी है। तो न्यायपालिका ने कहा था ठीक है आपने क्या रिकमेंडेशन करी है ये जानने का अधिकार हमको नहीं, लेकिन हमको यह जानने का अधिकार तो है कि आपने किस आधार पर वो रिकमेंडेशन करी है, जिसको जानने का अधिकार हमको नहीं है। तो जिसको जानने का अधिकार हमको नहीं है वह अनुशंसा आप अपने पास गुप्त तरीके से रख सकते हैं, लेकिन हम यह तो जान सकते हैं कि इस आधार पर वह अनुशंसा करी गई है। आधार को जानने का अधिकार हमारे पास है। तो ठीक, अब इस उस करंट अफेयर्स की स्लाइड को अगर हम इसके साथ पढ़ते हैं, द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर, मिनिस्टर्स टू द गवर्नर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही तो है। तो राज्य के मंत्रियों ने जो भी परामर्श राज्यपाल को दिया है, शैल नॉट बी इंक्वायर्ड, उसको इंक्वायरी अन्वेषण नहीं करा जाएगा इनटू एनी कोर्ट, किसी भी न्यायपालिका के समक्ष। अर्थात सीधी सी बात यह है कि जो भी एडवाइस टेंडर करी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा राज्यपाल को, उसको किसी भी न्यायपालिका में डिस्कस या न्यायपालिका के समक्ष उसको नहीं देखा जा सकता। अर्थात न्यायपालिका को यहाँ पे बाधित करा गया है कि आप यह जो भी एडवाइस टेंडर करी जाती है यह न्यायपालिका को जानने का अधिकार नहीं है। यह प्रावधान कौन करता है? तो 163 क्लॉज 3 यहाँ पर करता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आर्टिकल 164 क्लॉज 1, अब ये क्या कह रहा है? आर्टिकल 163 में पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, और न्यायपालिका के समक्ष जो भी एड एंड एडवाइस टेंडर्स करी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा राज्यपाल को, उसको जानने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है। ये उसमें क्लॉज 3 ने कह दिया है। तो अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 164 पर। सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, ठीक है जी, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की नियुक्ति करवा दी, वेरी गुड। और आगे क्या हो सकता है? अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम, ये एक मैंडेटरी क्लॉज है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल तभी करेंगे जब मुख्यमंत्री से इस पर विचार विमर्श कर लेंगे। तो मुख्यमंत्री जिन नामों की अनुशंसा राज्यपाल को करेंगे वह नाम के अतिरिक्त राज्यपाल उनको मंत्री पद का शपथ दिलवाएंगे। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब बात यहाँ पे आ जाती है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब इस बात को समझ लीजिए, 164 के अंतर्गत मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम बाय द गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा, और जब उसको मंत्री बनाया जाएगा तो इसकी चर्चा और परामर्श चीफ मिनिस्टर से करी जाएगी। चीफ मिनिस्टर जिस नाम का अनुमोदन कर देंगे उसको राज्यपाल मंत्री बना देंगे। एक बात। दूसरी बात, प्लेजर ऑफ द गवर्नर, और वो तब तक ही मंत्री पद पर रह सकते हैं जब तक वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी कि वह पद जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। जब तक वो प्रसाद मिल रहा है तब तक ठीक है। जब उनकी डिस्क्रिशनरी पावर उन्होंने प्रसाद को हटा लिया, डिस्क्रिशनरी पावर उनको कम हटाई जाएगी जब चीफ मिनिस्टर एक रिकमेंडेशन कह देंगे गवर्नर को इस व्यक्ति को या इस मंत्री को इसके मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाए, तो वही प्लेजर ऑफ द गवर्नर होगा। जैसे ही चीफ मिनिस्टर गवर्नर को किसी रिकमेंडेशन देते हैं, गवर्नर उस व्यक्ति को या उस मंत्री को उसके मंत्री पद से मुक्त कर देते हैं। कौन कहता है? 164। तो 164 ये कह रहा है चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर की अनुशंसा या अनुमोदन पर होगी। और तीसरा यह है कि कोई भी मंत्री अपने मंत्री पद पर तब तक बना रहेगा जब तक वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। और सीधी सी बात है, जब तक चीफ मिनिस्टर उसको चाह रहे हैं वो मंत्री बने रहेंगे, और जिस दिन चीफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन दे देते हैं गवर्नर को उनको उनके पद से मुक्त कर दिया है, तो गवर्नर उनको उनके पद से मुक्त करने का आदेश जारी कर देते हैं। आर्टिकल 164 आगे क्या है? तो 164 का क्लॉज 1 कहता है प्रोवाइडेड दैट इन द स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। क्या कह रहा है? राज्य का नाम यहाँ पे दिया, छत्तीसगढ़, झारखंड, लगे हुए राज्य आपस में एक दूसरे से, मध्य प्रदेश। अच्छा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इनके साथ यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, और क्या उड़ीसा के साथ भी यूपी अपना बॉर्डर शेयर करता है? ये आपका आज का इस लेक्चर का पहला होमवर्क हो जाता है। देयर शैल बी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर। यहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर, आदिवासी कल्याण एक मंत्री अर्थात मंत्रालय होंगे। हु मे इन एडिशन बी द चार्ज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि हो सकते हैं उनके पास अतिरिक्त भार भी दिया जा सकता है। किसका? लोक कल्याण का। किसके लिए लोक कल्याण का? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग के लिए, राइट। ये प्रोविजन कौन करता है? 164A। तो क्या यूपी में भी कोई ट्राइबल मिनिस्टर है या यूपी में भी कोई ट्राइबल मिनिस्टर का प्रोविजन है? आप मुझको बताइए और होमवर्क में
कमेंट के द्वारा अपने होमवर्क का आंसर दीजिए। और नेक्स्ट होमवर्क ये है कि हमने जो डिस्कस करा था, तो यूपी में आपको बताना है कि कुल लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए यूपी से लोकसभा में आरक्षित हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए यूपी विधानसभा में कुल कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मैं इन सब का आंसर आपको दे चुका हूं, इसलिए ये आपका दूसरा होमवर्क यहाँ पे निकल कर आता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, तो 164A 164(1) का सब क्लॉज ए क्या कहता है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2003 में, और 2003 के अनुसार इसने प्रावधान ये कर दिया कि अब द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर भी अपने आप में है तो एक मिनिस्टर ही, लेकिन वह चीफ मिनिस्टर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, मंत्रियों भी मुख्य हो गए। इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15%, कितना 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा। तो ये प्रावधान करा गया है विधानसभा के संबंध में। अब इस बात को ऐसे समझ लीजिए, हमने डिस्कस करा था कि यूपी में टोटल नंबर ऑफ एमएलए की जो सीट है वो 403 है। कितनी है, 403। हम इसको राउंड फिगर में अभी के लिए 400 ले लेते हैं। तो ये लैंग्वेज टोटल ये कह रही है कि जितने भी मंत्री होंगे मंत्री परिषद में, वह मंत्री विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे, विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। तो इस प्रकार से यूपी में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 60 हो जाएगी, 15%। 400 का 15% कितना हो गया, 400 का 10% हो गया 40, और उसी में 5% और हो गया 20, तो 40 + 20 यानी कि 60। तो यूपी में अधिकतम संख्या 60 की नहीं हो सकती अगर हम 400 का राउंड फिगर लेते हैं। तो इस प्रकार से यूपी में जो अधिकतम मंत्री बन सकते हैं वो 61 बन सकते हैं। और ये किसका सदन से निकल के आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली से निकल के आते हैं। तो मंत्रियों की संख्या अधिकतम 15% ऑफ द टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ से ऊपर नहीं होगी। और इसमें जब मंत्री बनने की स्थिति आएगी तो मंत्री फिर दोनों सदन से बन सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यूपी में तो द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली है। जब द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली है तो यूपी में मंत्री असेंबली से ही बन सकते हैं अर्थात विधानसभा से ही बन सकते हैं, और काउंसिल से भी बन सकते हैं अर्थात विधान परिषद से ही बन सकते हैं। जैसे कि जो यूपी के सीएम है प्लस डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, ये निकल के आते हैं अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से। लेकिन जो दूसरे डेप्यूटी सीएम है अपने स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कहां से निकल के आते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल से आते हैं, क्योंकि इस बार का जो अपने विधानसभा का चुनाव था ये हार गए थे। तो इनको प्रपोजल इनको भेजा गया स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और वहां के थ्रू ये इस समय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यूपी में है। तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या किस सदन की संख्या के आधार पर निर्धारित होगी, तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के आधार पर निर्धारित होगी। लेकिन मंत्री दोनों सदन से बन सकते हैं। तो ऐसे राज्य जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है वहां पे मंत्री किसी भी सदन से आ सकते हैं, और जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, एक सदनात्मक प्रणाली, वहां पे तो मंत्री केवल और केवल विधानसभा से आ सकते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई और मंत्री हो सकता है, तो हाँ, इसके अलावा भी कोई और मंत्री हो सकता है। सपोज करिए ना तो कोई विधानसभा का सदस्य है और ना ही विधान परिषद का, तो उसमें प्रोविजन है कि आप 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। लेकिन 6 महीने के अंतर्गत यानी कि 180 दिन के अंतर्गत आपको किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। अगर आप एक सदन का सदस्य नहीं बनते हैं तो फिर आपको मंत्री पद से स्वतः ही त्यागपत्र आपका हो जाएगा, या तो आप दे दिए, नहीं तो स्वतः रूप से आप वहां से हट जाएंगे। तो ये है 6 मंथ का क्लॉज। तो ऐसा नहीं है कि कोई मंत्रियों की संख्या जो अधिकतम होगी विधानसभा के स्तर पर आधारित होगी कि उसकी अधिकतम संख्या की उसका 15% से ऊपर की मंत्री परिषद की संख्या नहीं होगी। लेकिन मंत्री विधानसभा से भी आ सकते हैं, विधान परिषद से भी आ सकते हैं, इसके अलावा भी कोई और मंत्री बन सकता है, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 6 महीने होगी। उस स्थिति में जब वो ना तो विधानसभा के सदस्य बनेंगे और ना ही विधान परिषद के सदस्य बन पाते हैं। तो आर्टिकल 164 फर्स्ट ए, ये फर्स्ट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की डेट याद रखिएगा, ये आता है 2003 में। तो इस प्रकार से हमारे पास मंत्रियों का प्रारूप निकल कर आता है। अब आर्टिकल 164 क्लॉज 2, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है।
कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है किसके प्रति? टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जो यूनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो यूनियन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए, यानी कि लोअर हाउस के लिए, हाउस ऑफ पीपल के लिए। ठीक उसी प्रकार से राज्यों में भी व्यवस्था कर रखी है। जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी अंडर द आर्टिकल 164 क्लॉज 2 के अंतर्गत, वह सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी किसके प्रति? लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के प्रति नहीं, विधानसभा के प्रति वह सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। तो किसी मंत्री को जो अपना मंत्री पद होल्ड करता है वो प्लेजर ऑफ द राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत करते, तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, वो राज्यपाल के प्रति आ जाती है। लेकिन जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो वो चली जाएगी किसके पास? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ। दिस एस्टैब्लिश अ क्लॉज ऑफ अकाउंटेबल गवर्नमेंट, और यहां से फिर एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। दिस एस्टैब्लिश द क्लॉज ऑफ द अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये मेरा अपना स्पेसिफिक पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं इसको नरेट कर रहा हूं। तो ये क्या कहता है? दिस एस्टैब्लिश, ये स्थापना करता है एक क्लॉज, उपबंध की, किसके? अकाउंटेबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार की, विच इज ए फीचर ऑफ द ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि वास्तविक में लोकतांत्रिक सरकार का एक प्रमुख घटक या अंग या अंगभूत करके निकल कर आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो जाता है? नेक्स्ट आर्टिकल 164 क्लॉज 3, बिफोर ए मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर हिम ओथ ऑफ द ऑफिस एंड द सीक्रेसी। तो ओथ किस पर्सपेक्टिव में आएगी? तो ओथ आती है ऑफिस की, ओथ ऑफ द ऑफिस एंड ऑफ द सीक्रेसी। तो ओथ ली जाएगी ऑफिस के बेस पर और सीक्रेसी के बेस पर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स सेट आउट फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल। अब देखिए संविधान में सारी की सारी ओथ आपको कहां मिलती है? 30वीं अनुसूची थर्ड शेड्यूल में मिलती है। पहली अनुसूची का बताइए कि उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, और चौथी अनुसूची इसके पहले इसके बाद जो आती है उसमें किस प्रकार के प्रावधान करेंगे, ये आपका अगला होमवर्क निकल के आता है। ओथ ऑफ द ऑफिस एंड द सीक्रेसी, तो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर वो ओथ लेंगे ऑफिस की एंड ऑफ सीक्रेसी की और गोपनीयता की, किसके अंतर्गत लेंगे? आर्टिकल 164 क्लॉज 3 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 164 क्लॉज 3 के अंतर्गत वो ऑफिस की सीक्रेसी की ओथ लेंगे। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 164 अब क्लॉज 4 और क्लॉज 5। अब आर्टिकल 164 में क्लॉज 4 और क्लॉज 5 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेस्पेक्टिव में ही वो ये कहते हैं, a minister who for any period of the 6 consecutive month is not the member of the legislature of the state shall at the expiration of the period cease to be minister। जी हम डिस्कस कर चुके थे उसमें एडिशन के साथ, जहां पर 15% की स्ट्रेंथ पर हम 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो क्लॉज दिया गया था उस क्लॉज की व्याख्या किस में करी गई है? तो आर्टिकल 164 के क्लॉज 4 में करी गई है, जहां पे अगर वो समय पीरियड समाप्त हो जाता है 180 दिन का, और आप ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली और ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर सदस्य बन पाते हैं, तो फिर आपको मंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा, या आप स्वतः ही वहां से हट जाएंगे। नंबर 5 ये कहता है सैलरी एंड अलाउंसेस। तो नंबर 5 किसके पर्सपेक्टिव में है? सैलरी एंड अलाउंसेस, वेतन और भत्ते के संबंध में है। मिनिस्टर शैल बी सच एज द लेजिस्लेचर, और डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन के पर्सपेक्टिव में डिसाइड करेगा पार्लियामेंट, और स्टेट के पर्सपेक्टिव में डिसाइड करेगा लेजिस्लेचर, मे बी फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द लॉ ऑफ द determined and until the legislature of the state so determined shall be specified in the second schedule। और सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत जब तक कि वहां से डिसाइड नहीं होता, सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत उनको मिलेगी। अब $1 मिलियन का क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या मंत्रियों के वेतन और भत्ते भारत की निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज है या पेड है? आप उसको ये बताना है, आपका होमवर्क क्या है कि यह भारत की संचित निधि से निकल कर आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल के आते हैं या नहीं। तो 164 में क्लॉज 4 6 मंथ ऑफ कंसेक्यूटिव मंथ का प्रोविजन करता है, और क्लॉज 5 जो प्रोविजन करता है उनके सैलरी एंड द अलाउंसेस का, सैलरी और अलाउंसेस डिसाइड किए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जहां पर एक लॉ का एनेक्टमेंट करा जाएगा, और नहीं तो सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत उनके सैलरीज और लॉ को डिटरमाइन यहाँ पर करा जाएगा। तो थर्ड शेड्यूल आ गया ओथ एंड अफर्मेशन को लेके, सेकंड शेड्यूल आ गया है आपका सैलरीज अलाउंसेस को लेके। इसलिए मैंने होमवर्क दिया था कि फर्स्ट शेड्यूल क्या कह रहा है और फोर्थ शेड्यूल क्या कह रहा है, ये आपका होमवर्क हो जाता। तो इस प्रकार से हमारे पास शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4 का एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टडी हमारे पास तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये था, और ये था हमारे पास पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल का अपना एक रैपअप, और उस रैपअप पे हमने देखा कि 164 हमको मिलता है, जस्ट अ मिनट,
ओके, तो हमके पास स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलती है, फिर 163 क्लॉज 1 मिलता है जहाँ पे सीएम का प्रोविजन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर का शैल नॉट बी वैलिड, शैल बी वैलिड एंड शैल नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि उसकी वैधानिक सम्मान्यता बनी रहेगी और उसको किसी भी न्यायपालिका के कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता। 163 ये कहता है द क्वेश्चन वेदर एन एनईएफसी एडवाइजर टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर, उसको किसी भी न्यायपालिका को देखने का अधिकार नहीं है, अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी रिकमेंडेशन राज्यपाल को भेजी है उसको जानने का अधिकार साधारण शब्दों में न्यायपालिका के पास नहीं है, जिसका इलेबोरेशन आर्टिकल 74 क्लॉज 2 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब वो 356 को डिस्कस कर रहे थे एसआर मुंबई केस में। उन्होंने कहा था कि ठीक है हमें जानने का अधिकार नहीं, लेकिन ये जानने का अधिकार है कि वो अनुशंसा जिस आधार पर करी गई है वो अधिकार हमको जानने का प्रयास है, और उसके बाद से अब न्यायपालिका उन अधिकार को जान लेते हैं किस अधिकार पर या किस आधार पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन गवर्नर को या सेंटर के स्तर पर राष्ट्रपति को करी है। आगे 164 क्या है, प्रोवाइडेड एट द स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री, यहाँ पर ट्राइबल मिनिस्टर का जो प्रोविजन है वो दिया गया है। और मेरा होमवर्क आपको ये था कि यूपी में क्या कोई ट्राइबल मिनिस्टर अभी इस समय है, और टोटल लोकसभा में ट्राइबल्स के लिए कितनी सीटें यूपी की तरफ से रिजर्व है, और यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल सीट्स एज एमएलए ट्राइबल कम्युनिटी के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी रिजर्व है, आरक्षित है। 164(1)(a) 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में आया, और यहीं पर 6 मंथ का क्लॉज भी हमने डिस्कस करा था जो कि 164 के 4 में आ रहा था। 164 क्लॉज 2 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, और यही एक ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करती है। 163 बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन ऑफिस उसको जो सीक्रेसी ओथ दिलाई जाएगी वो ऑफिस की और उसकी सीक्रेसी की दिलवाई जाएगी, और ओथ 30 अनुसूची 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग दी जाएगी। 4 में वही है, 6 मंथ का क्लॉज है कि कोई मंत्री अगर 6 महीने तक सदस्य नहीं बनता है तो उसको त्याग पत्र देना होगा। और 5 में है सैलरीज अलाउंसेज जो कि डिटरमाइन करी जाएंगी लेजिस्लेटिव असेंबली के लॉ के द्वारा, अगर नहीं मिल पाती है तो फिर उसको एज ए सेकंड शेड्यूल वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाएगा। और इस प्रकार से हमने डिस्कस करा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अब इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।